नमस्ते। तो चलिए आज हिंदी साहित्य के इस बड़े से समुंदर में उतरते हैं और यूजीसी नेट जैसी मुश्किल परीक्षा के लिए कुछ खास मोती चुनकर निकालते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, सोचिए, हजारों साल का साहित्य, इतने सारे लेखक, इतनी सारी किताबें, इसे कवर कैसे किया जाए? ये बिल्कुल किसी ऊंचे पहाड़ जैसा लगता है ना? लेकिन हर पहाड़ पर चढ़ने का एक रास्ता तो होता ही है, और वही रास्ता हमें ढूंढना है। देखिए, यहाँ हमारा मकसद सब कुछ रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम उन बड़े नामों पर फोकस करेंगे, उनकी सबसे जरूरी रचनाओं को देखेंगे और सबसे जरूरी बात, उस छुपे हुए पैटर्न को पकड़ेंगे जो इन सबको आपस में जोड़ता है। तो फिर देर किस बात की, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और शुरुआत होगी बिल्कुल जड़ों से, हिंदी साहित्य की बुनियाद से, यानी आदिकाल और भक्तिकाल। और जब भी हम हिंदी साहित्य की बुनियाद की बात करेंगे ना, तो एक नाम है जो बार बार सामने आएगा। इसे तो बस गांठ बांध लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका जो 1929 में लिखा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो आज भी इस सब्जेक्ट की सबसे अहम किताब है। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि साहित्य का इतिहास बस कोई फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है। अरे ये तो बहसों और अलग अलग मतों का एक मैदान है। सबसे अच्छा उदाहरण है पृथ्वीराज रासो का। अब देखिए, एक तरफ कर्नल टोड और मिश्र बंधु हैं जो कहते हैं कि यह ग्रंथ बिल्कुल असली है, और दूसरी तरफ हमारे आचार्य शुक्ल जो इसे प्रामाणिक नहीं मानते। लीजिए, मैंने कहा था ना, ये नाम बार बार आएगा, आ गया फिर से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पता है, जो महान कवि कबीर थे, जिनकी भाषा में कई बोलियों का मेल था, उस भाषा को सदुक्कड़ी नाम किसने दिया? जी हाँ, इन्होंने ही दिया था। अब ये शब्द भले ही छोटा सा लगे, पर इम्तिहान के नजरिए से बहुत बड़ा है। अच्छा, भक्ति काल की बात हो और अष्टछाप का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। याद रखिए, 1565 गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी। और ये था क्या? ये असल में भगवान कृष्ण की भक्ति में लिखने वाले 8 सबसे बेहतरीन कवियों का एक ग्रुप था, एक मंडली थी। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, भक्ति काल से निकलकर सीधे पहुंचते हैं आधुनिक काल में। और यहाँ तो जैसे विचारों का, लिखने के नए नए तरीकों का एक धमाका ही हो गया था, एक पूरा विस्फोट। और इस पूरे धमाके के सेंटर में क्या था? छायावाद। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना ही आना है, और सवाल भी सीधा साधा। छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं? तो ये 4 नाम रट लीजिए, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। बहुत बहुत जरूरी है ये। आधुनिक काल में ही एक और चीज जबरदस्त तरीके से उभरी, और वो था नॉवल, यानी उपन्यास। इसकी कहानी को हम 3 बड़े स्टॉप्स पर देख सकते हैं। सफर शुरू हुआ 1882 में परीक्षा गुरु से, जिसे हिंदी का पहला मॉडर्न नॉवल कहते हैं। फिर 1936 में आया वो मील का पत्थर, प्रेमचंद का गोदान। और फिर 1954 में मैला आंचल ने एक बिल्कुल नया रास्ता बना दिया, रीजनल नॉवल का, यानी आंचलिक उपन्यासों का। अब ये जो नया साहित्य लिखा जा रहा था, इसे लोगों तक पहुंचा कौन रहा था? इसमें बहुत बड़ा रोल था मैगजीन्स का, यानी पत्रिकाओं का। सोचिए, कवि वचन सुधा से भारतेंदु, सरस्वती से महावीर प्रसाद द्विवेदी और हंस से प्रेमचंद। ये लोग सिर्फ लिख नहीं रहे थे, ये तो इन पत्रिकाओं के जरिए हिंदी साहित्य की दिशा तय कर रहे थे। अच्छा, अभी तक हमने कवियों और कहानियों की बात की, लेकिन साहित्य सिर्फ इतना ही नहीं होता। हर कहानी, हर कविता के पीछे एक सोच होती है, एक फिलॉसफी होती है। तो चलिए जरा इस पहलू पर भी नजर डालते हैं। ये एक लाइन देखिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह भारतीय काव्य शास्त्र का, समझ लीजिए, मूल मंत्र है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा था ये। मतलब क्या हुआ इसका? सीधा सा मतलब है, वही वाक्य कविता है जिसमें रस हो, यानी जो इमोशन पैदा करे। इससे पता चलता है कि हमारी परंपरा में फीलिंग्स को, भाव को कितना जरूरी माना गया है। अब स्क्रीन पर जो आ रहा है उसे ध्यान से देखिए, बस एक नंबर है, 343। तो क्या है ये 343? ये हमारे संविधान का वो आर्टिकल है, वो अनुच्छेद है जो हिंदी को भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाता है। तो देखा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी भाषा की, हमारी पहचान की संवैधानिक मुहर है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस परीक्षा के लिए एक सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार साबित हो सकता है। एक ऐसी ट्रिक जिससे कई सवाल चुटकियों में हल हो सकते हैं, और वो हथियार है कालक्रम। जी हाँ, क्रोनोलॉजी।
यकीन मानिए यूजीसी नेट के पेपर में बहुत सारे सवाल बस इसी एक चीज पर टिके होते हैं। कौन पहले आया, कौन बाद में, किस रचना का प्रकाशन पहले हुआ। अगर आपने लेखकों और उनकी रचनाओं का सही क्रम पकड़ लिया तो समझिए 5 से 6 सवाल तो सीधे सीधे आपकी जेब में हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। लेखकों को उनके जन्म के साल से याद रखिए। देखिए, भारतेंदु का जन्म हुआ 1850 में, उनके बाद जयशंकर प्रसाद 1889 में, फिर निराला 1899 में और फिर आए अज्ञेय 1911 में। देखा ये पैटर्न? बस ये टाइमलाइन दिमाग में बैठ गई तो क्रम वाले सवाल कभी कभी गलत नहीं होंगे। तो कहने का मतलब साफ है, अगर इस टाइमलाइन पर, इस क्रोनोलॉजी पर कमांड कर लिया तो समझिए कि आपने इस इम्तिहान का एक बहुत बड़ा और मुश्किल किला फतह कर लिया। लेकिन ये सारी स्ट्रैटेजीज, ये सारे फैक्ट्स और तारीखों से भी बढ़कर साहित्य आखिर है क्या? ये तो भावनाओं की कहानी है, इंसानी जज्बातों की कहानी है। जैसा कि खुद निराला जी ने लिखा था, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन हमें सीधे साहित्य की आत्मा से जोड़ देती है। तो अंत में बस एक सवाल सोचना जरूरी है। हर जमाना अपने साहित्य के जरिए अपनी कहानी कह जाता है। तो हमारा दौर, हमारा ये समय अपनी कौन सी कहानी लिख रहा है? वो कौन सी कहानी होगी जिसे आने वाली नस्लें हमारे आज के साहित्य में पढ़ेंगी? इस पर सोचिएगा जरूर।